नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो भाई ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है और मैं भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या तो आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेंगे या अलग से नोट कर लेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा है, Alkanes contain carbon-carbon sigma bonds. Electron distribution of the sigma molecular orbital is symmetrical about the internuclear axis of the carbon-carbon bond, which is not disturbed due to rotation about its axis. This permits free rotation about carbon-carbon single bond. This rotation results into different spatial arrangement of atoms in space, which can change into one another. Such spatial arrangement of atoms which can be converted into one another by rotation around a कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस और कन्फर्मर्स और रोटामर्स। तो यहां पे आपको डेफिनेशन समझ में आई भाई? नहीं आया? आई थिंक आपको यहां पे डाउट आया होगा। देखो यहां पे क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसमें यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का, ये सिमेट्रिकल होता है। और जब आपका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड की खास बात होती है वो ऐसे रोटेट करता रहता है और इसके रोटेशन से यहां पे इस सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन को अलो कर देता है। और इस फ्री रोटेशन के कारण क्या होगा, अब जो आपके एटम्स है या अदर ग्रुप्स जो अटैच्ड है उनका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसके कारण आपके डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। तो जो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशंस कहते हैं, कन्फर्मर्स कहते हैं या रोटामर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो भाई यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट भाई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों हो रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो होगा बट कंडीशन यहां पे बहुत जरूरी है। तो कंडीशन में आप लिखेंगे ये कि कब होगा, जब कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्या होना चाहिए भाई, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपके मॉलिक्यूल में कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे भाई अगर हम बात करें मेथेन की, तो क्या मेथेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक सिग्मा तो ये हो गया, दूसरा सिग्मा ये हो गया। अब ये मत बोलना सर ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये नहीं बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड की। जैसे फॉर एग्जांपल इथेन में है, इथेन में क्या होगा भाई, इथेन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे एक तो ये सिग्मा हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये, और तीनों में से इनमें से एक हुई, तो ये कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड है। समझ आया कि नहीं? तो आपका इथेन तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा बट यहाँ पे मेथेन शो नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, क्या सर इथीन शो करेगा, इथीन शो नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे सर देखो ये इथीन है, इसमें भी तो कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखो ओनली कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, वहां पे पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा और यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे रोटेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इथीन नहीं करेगी, इथेन करेगा, यानी जिसमें कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे वो शो करेगा। जैसे और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें, जैसे ये हो गया भाई N2H4 है, तो इसमें N2H4 में देखो कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये क्या करेगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे और अगर हम बात करें, alkane can thus have infinite number of conformations by rotation around carbon-carbon single bond. However, it may be remembered that rotation around a carbon-carbon single bond is not completely free. It is hindered by a small energy barrier of 1 to 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interaction between the adjacent bonds. Such a type of repulsive interaction is called टॉर्शनल स्टेन। तो अब टॉर्शनल स्टेन क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे इथेन के एग्जांपल से। और ये इनफाइनाइट कन्फर्म कैसे बन रहे हैं, ये भी हम इथेन के एग्जांपल से समझते हैं। तो नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे लिखा आपका कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। तो इसमें सबसे पहले देखो इथेन में क्या है भाई, यहाँ पे इथेन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा और दोनों कार्बन के पास 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है इसका रोटेशन होगा। कैसे होगा इसको समझते, जैसे भाई ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मान लो आप, और मेरा ये हाथ एक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन आपकी तरफ और ये बैक कार्बन पीछे की तरफ, और ये जो 3 उंगली आपको दिखाई दे रही है ये 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ऐसे होंगे। ठीक,
अब क्या होगा, इसमें से आपने क्या किया, आगे वाले कार्बन को फिक्स कर दिया और पीछे वाले कार्बन को ऐसे सिग्मा बॉन्ड के साथ ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो जब आप ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये एक कन्फर्मर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो ऐसे इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं। बट ये कन्फर्मर है ना, इसमें ना एक थोड़ा सा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आती है। कैसे, जैसे भाई यहां पे ये देखो, इस ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है आगे वाले कार्बन का और ये पीछे वाले का है, तो इन दोनों के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इनमें आपस में रिपल्सन होता है, और ये जो रिपल्सन होता है इसको क्या कहते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, टॉर्सिनल स्ट्रेन कहेंगे। और इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो आगे का कार्बन है और पीछे का कार्बन है, इनके बॉन्ड्स में जो एंगल होता है, ये जो एंगल चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। तो टॉर्सिनल स्ट्रेन और डाईहेड्रल एंगल आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट यहां पे बताया गया है इथेन की इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में। अब देखो, जब यहां पे आगे वाले कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बिल्कुल आगे पीछे होंगे, तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी। मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी तो मिनिमम आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी, तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा बोलो भाई, एनर्जी मैक्सिमम होगी और स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। तो जब यहां पे आप यहां पीछे वाले कार्बन का रोटेशन कराएंगे ऐसे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप ऐसे रोटेशन कराते जाएंगे, तो ये बॉन्ड जब एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, 180 पे हो जाएंगे, तो इस केस में टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। समझ आ गया, स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या होगी, यहां पे टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम होती है। और इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, समझ आ गया। फिर इसके बाद यहां पे इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में बहुत सारी फॉर्म्स ऐसे बनती हैं, ठीक। तो ये जो इनफाइनाइट फॉर्म्स बनती है, बाकी को इनको हम कहते हैं स्क्यू फॉर्म्स, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है। इक्लिप्स फॉर्म क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, स्क्यू फॉर्म क्या है, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखो भाई, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कन्फर्मर्स को, इसके दो मेथड है, एक तो सो हॉर्स प्रोजेक्शन, दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सो हॉर्स प्रोजेक्शन की। तो यहां पे इसको पढ़ने की बजाय आप सीधा डायग्राम से समझ लो। सो हॉर्स प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, इसको ना यहाँ पे ये 3D मॉलिक्यूल आपका इथेन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो इसको 3D से हम 2D में प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, यहां पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड था, इसको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, और वर्टिकल से थोड़ा सा ऐसे राइट या लेफ्ट रोटेट कर देते हैं, जैसा इसने कर रखा। देखो ये यहां पे ऐसे करने की बजाय ऐसे कर दिया 2D में, ठीक। तो ये जो नीचे वाला कार्बन है, ये आपकी तरफ जो फ्रंट वाला कार्बन था वो है, और पीछे वाला कार्बन जो है, वो जो ऊपर वाला कार्बन है, ये बैक कार्बन है। और इस पे यहां पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, इनको ऐसे वाई की फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपको जब सिखाता हूं तो मैं ऐसे बनाता हूं, मैं इसको और टिल्ट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं एक वाई तो ऐसे बना देता हूं और दूसरी वाई ऐसे पीछे बना देता हूं, और यहाँ पे जो ये एंगल, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल आएगा ना, ये आता है 120 डिग्री। हालांकि 120 होता नहीं है, बट यहाँ पे हम 2D प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए क्या दिखाएंगे, तीनों में सेम डिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब जब यहां पे ये वाई एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगी, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगे, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, तो ये आपकी मिनिमम स्टेबिलिटी होगी, तो क्या बनेगा, इक्लिप्स फॉर्म बनेगी, ठीक। और अगर बात की जाए, अगर इसमें ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो उल्टे केस में क्या होगा, जैसे भाई इस वाले पे वाई ये आपने सीधा बना दिया और दूसरे वाले पे जस्ट उसका उल्टा बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें क्या होगा, मिनिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो क्या बनेगा, स्टैगर्ड फॉर्म बनती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये आपका सो हॉर्स प्रोजेक्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट आप डायग्राम से समझेंगे। देखो भाई, जो आपका फ्रंट कार्बन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उस पे ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए गए हैं, और जो आपका रियर कार्बन होता है, बैक कार्बन होता है, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। उस पे यहाँ पे ये आपने 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के पीछे होंगे तो वो इक्लिप्स फॉर्म होगी, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जैसे ये आपका फ्रंट कार्बन का ये हो गया बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा ये पीछे वाले कार्बन का जस्ट इसके अपोजिट, तो इसको कहेंगे हम स्टैगर्ड फॉर्म। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और यहां पे आगे वाले कार्बन के सिग्मा बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, उसको हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल।
तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। जैसे आप देखो भाई, यहां पे अगर हम बात करें, ये वाले है ना, आगे वाले कार्बन के दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनके बीच का एंगल तो होता है बॉन्ड एंगल, बट आगे वाले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। समझ आ गया? और एक ही एटम के दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है बॉन्ड एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट भाई आगे बढ़ जाए, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे, देखो डाइहेड्रल एंगल भी मैंने आपको बता दिया, टॉर्शनल स्ट्रेन भी हो गया, तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। अब आप एक काम करो, इसको तो स्किप कर दो, अब सीधा ना जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। भाई आपने क्या किया, यहां पे अगर आपसे इथेन के कन्फर्मर की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो स्टेबिलिटी में आप क्या बताएंगे, भाई इक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म से कम है। और अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी में आप कहेंगे इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा है। कोई डाउट तो नहीं है पक्का? बट यहां पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन मेनली आता है आपका ब्यूटेन के कन्फर्मर से। तो ब्यूटेन में क्या होगा, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो जब 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और हम क्या करेंगे बोलो भाई, यहां पे अगर आप फर्स्ट और सेकंड कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेशन करेंगे तो उसमें तो पता क्या होगा, उसमें तो भाई आपका ना वहां पे जो एक सेकंड वाला कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन की जगह इथाइल आ जाएगा, बाकी सेम केसेस बनेंगे। बट इसकी बजाय जब आप रोटेशन कार्बन सेकंड और कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड के राउंड करते हैं, उस केस में क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आपका फ्रंट कार्बन, तो इस पे क्या होगा भाई, ये सेकंड कार्बन है आपका, इस पे एक तो मिथाइल ग्रुप लगा और 2 हाइड्रोजन लगे। ये आपका बैक कार्बन हो गया। ये इधर से देख रहे ना, ये इधर अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये आपका सेकंड कार्बन था फ्रंट, बैक कार्बन कौन सा, थर्ड वाला, तो इस पे एक तो मिथाइल ग्रुप लगा होगा और 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो जब ये बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट पीछे आएंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, इक्लिप्स फॉर्म बनेगी। फिर जब आप इसमें है ना एंगल क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेशन कर दो, पीछे वाले कार्बन को पकड़ के ऐसे रोटेट कराओ, तो जैसे ही रोटेट कराएंगे क्या होगा, 60 डिग्री का रोटेशन। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, ये इसके फ्रंट के हाइड्रोजन, तो ये पीछे वाले का मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे। तो ये जो फॉर्म बन रही है ये आपकी इक्लिप्स फॉर्म नहीं है और ना ही ये प्योर स्टैगर्ड फॉर्म है, तो इसको हम बोलते हैं गोश फॉर्म। क्या बोलते हैं, गोश फॉर्म या सिन फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद फिर आप 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पीछे चला जाएगा। तो कैसा रोटेशन कैसा नजर आएगा, यहाँ पे यहाँ पे ये ऐसा आपको नजर आएगा, इसके पीछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके पीछे कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसके पीछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब देखो ये आपकी इक्लिप्स फॉर्म तो है बट कंप्लीट इक्लिप्स नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के पीछे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के पीछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। तो आप इसको कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स, शॉर्ट में मैं लिखता हूं पीई। ठीक, फिर इसके बाद आप 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे, तो जैसे ही 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो सारे बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे के 180 पे आ जाएंगे। ये देखो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड 180 पे चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं या तो स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं या इसको हम एंटी फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म। फिर वापस आप 60 डिग्री का रोटेशन जब करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बन जाएंगे, आगे वाले को तो वैसा ही रखना है, तो यहाँ पे ये कार्बन ये पीछे चला जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म जो आपकी बन रही है सेम है, तो ये बन गई पार्शियल इक्लिप्स। फिर वापस जब आप रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो भाई, 60 डिग्री का रोटेशन करने पे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये बॉन्ड चला जाएगा कार्बन कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, तो ये आपकी सेकंड वाली बन गई, यानी ये वापस से गोश फॉर्म बन जाएगी या जिसको आप सिन फॉर्म भी कहते हैं। और फिर 60 डिग्री का रोटेशन कर दो तो वो टोटल 360 रोटेशन के बाद वापस इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगी। ठीक, तो अब अगर बात करें आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, नो डाउट स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और इक्लिप्स फॉर्म में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब अगर बात करें पार्शियल इक्लिप्स और गोश फॉर्म में, तो भाई गोश फॉर्म जो आपकी है ये आपकी पार्शियल इक्लिप्स से थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें क्या है, टॉर्सन स्ट्रेन मैक्सिमम होगी, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ रहा है। ठीक, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड में डिस्टेंस कम है, इसलिए पार्शियल इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम होगी और गोश फॉर्म की ज्यादा होगी। ठीक, और अगर एनर्जी का ऑर्डर आपसे लिखवा ले तो एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सबसे ज्यादा इक्लिप्स की और सबसे कम स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक,
समझ आ गया? ये आपके ब्यूटेन के कन्फर्मर थे अराउंड कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक, फिर अब ये देखो, ये तो आसान है, बच्चे इसको आराम से समझ भी लेते हैं, याद भी हो जाता है। अच्छा, अगर ऐसा लिख दे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, तो यहां पे आप बता देंगे ना भाई सेकंड और सिक्स क्या है, सेम फॉर्म है, इसलिए इनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। आपके पार्शियल इक्लिप्स यानी फोर्थ और फिफ्थ और थर्ड क्या है, दोनों सेम है, इनकी एनर्जी और इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन यहां पे कैसे बनता है, इतना इजी क्वेश्चन, देखो ये तो कर ही सकते सारे ब्यूटेन वाला, तो अब अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन कर रहे हो। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 4 बॉन्ड, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ही, बट इसके अलावा जो 2 बॉन्ड है, यहाँ पे मान लीजिए ये कार्बन एक्स है और ये कार्बन वाई बॉन्ड है। ठीक, अब जो एक्स और वाई एटम या ग्रुप जो आपके लगे हुए हैं, इनमें आपस में किसी टाइप का इंट्रैक्शन हो जाए, जैसे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, उसने यहाँ पे क्या दे दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल दे दिया, तो इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होंगे, दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे ये OH के पीछे OH आएगा, यहाँ पे OH के बगल में क्या आएगा, OH आएगा। ठीक, यहाँ पे ये OH, ये भी OH हो जाएगा। ठीक, तो ये OH आ जाएगा, यहाँ पे जहां पे भी आपने मिथाइल लगा रखा, लो अलग कलर से लगाता हूं, ये देखो ये OH आ जाएगा, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे OH। ठीक, दोनों मिथाइल की जगह क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे। तो अब खास बात देखना, यहां पे क्या होगा भाई, इसमें तो क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। ठीक, यहां पे रिपल्सन रहेगा, बट इसमें गोस फॉर्म में यहां पे क्या हो जाता है भाई, जब ये OH ग्रुप लगे हैं, देखो ये OH ग्रुप जो लगे हैं आपके, इनमें एक्चुअल में ये OH, ये OH, ठीक, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल माइनस और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे डेल प्लस। तो यहां पे इनमें है ना, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन एटम में आपस में इंटरेक्शन होगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, बट आप कहेंगे सर अगर ऐसा हो रहा है तो भाई यहाँ पे इक्लिप्स में तो OH में और कम डिस्टेंस है, इनमें भी होना चाहिए, बट इनमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें है ना डिस्टेंस कम होने की वजह से टॉर्सिनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे रिपल्सिव डोमिनेंट है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है उनसे यहाँ डोमिनेंट कौन है, रिपल्सन है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कौन होगा, गोस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर बात की जाए पार्शियल इक्लिप्स, तो इसमें तो बहुत दूर है, अट्रैक्शन होगा ही नहीं, और स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी फॉर्म जो है उसमें बिल्कुल अपोजिट है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हुई है, गोस में, और इसलिए गोस की स्टेबिलिटी क्या होगी इस बार आपकी एक स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा हो जाती है, तो इस केस में गोस फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म से आगे आ जाएगी। आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एनर्जी का भी उल्टा ऑर्डर कर देंगे, स्टैगर्ड की ज्यादा, गोस की कम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका जेईई मेंस में, ठीक, अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पे कर सकता है भाई, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे, जैसे ये हमने कार्बन यहाँ पे X और Y लिया था ना, तो X और Y में यहाँ पे OH और फ्लोरीन ले ले, फिर क्या होगा, जब आपकी गोस फॉर्म आएगी तो गोस फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें भी क्या होगी, गोस फॉर्म आपकी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली यही केस देता है भाई, एक कार्बन पे OH लगा दिया, दूसरे पे OH लगा दिया, या फ्लोरीन लगा दिया, तो ये एग्जांपल आते हैं। इसके अलावा और अगर अच्छा एग्जामिनर करना चाहे तो यहाँ पे क्या दे सकता है आपको भाई, एक पे तो COOH लगा दिया, दूसरे पे NH3 लगा दिया, तो क्या बन गया, ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड में क्या होगा भाई, NH3 क्या करेगा, इसका H+ एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बेस है, और ये H+ रिलीज करेगा, तो इसमें माइनस, इस पे प्लस आएगा, तो इनमें आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इनकी भी गोस फॉर्म क्या होगी, आपकी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। समझ आया कि नहीं आया? तो मेनली बस आप तो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ध्यान रखना, वही एग्जांपल आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे वही क्या हो जाए, एक कार्बन में फ्लोरीन लगा दे, दूसरे पे OH लगा दे, या इथाइलिन ग्लाइकोल दे दे। ठीक, इसके अलावा जो और अच्छा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको करवा देता हूं, वो है भाई साइक्लोहेक्सेन में के कन्फर्मर कैसे बनेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर हम कर रहे हैं, बट इससे पहले आपके माइंड में ये डाउट आएगा, सर अदर साइक्लोप्रोपेन है, जैसे साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोपेंटेन है, इनके कन्फर्मर क्यों नहीं बनेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन में होता है 90 डिग्री, और साइक्लोपेंटेन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। ठीक, अब इनमें क्या है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट सब में क्या है कम है, तो सब में कम है तो इनका इसका मतलब इनमें क्या है एंगुलर स्ट्रेन होगी। अब एंगुलर स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें है, उससे कम इसमें है और इससे कम इसमें है, बट है तीनों में एंगुलर स्ट्रेन। तो एंगुलर स्ट्रेन होने के कारण जैसे ही आप इनमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे तो वो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा और आपका मॉलिक्यूल ही स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। बट साइक्लोहेक्सेन क्यों करता है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में तो एंगल ऑलरेडी 120 डिग्री का है, तो उसमें रोटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से रोटेशन हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, साइक्लोहेक्सेन शो करेगा, बाकी की एल्केन शो, बाकी का साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ये शो नहीं करते। और आपको साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल समझना है, उससे हायर एल्केन में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखो चार फॉर्म बनती है। एक तो होती है आपकी चेयर फॉर्म, ये ऐसे बनती है, ये चेयर फॉर्म है। फिर इसके बाद आती है एक ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट यहां पे ये आपकी ट्विस्ट बोट है, और फिर एक आपकी आएगी बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म है, और फोर्थ आपकी आती है हाफ चेयर। हाफ चेयर में ये ऐसा बनता है, ये तीन हो गए कार्बन और एक कार्बन, ये ऐसे, ये हाफ चेयर है, ये चेयर फॉर्म है, ये ट्विस्ट बोट है, और ये आपकी बोट फॉर्म है, और ये आपकी हाफ चेयर फॉर्म है। ठीक, इनको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया क्योंकि पहले एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक, बस रिवीजन करा रहा हूं, अगर आप देखना पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखो भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, इसमें ये फर्स्ट अगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उससे कम कौन सी होगी ट्विस्ट बोट, उससे कम बोट फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल होती है हाफ चेयर फॉर्म। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। तो आप इनको इसी ऑर्डर में लिख के अपने माइंड में इमेज बना लो कि ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। अगर ये आपको आता है तो आपका क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा था, मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी और उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होंगी, है ना। तो ये हो गया भाई अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो भाई, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने के साथ हमारा एल्केन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है भाई एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स में जो बेसिक बातें लिखी हुई है वो ऑलरेडी आपको पता है। जैसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जिसके कारण एल्कीन की ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। फिर इसके बाद देखो यहां पे एल्कीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है जो ऑलरेडी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आप बात करेंगे, यहां पे लिखा है भाई एल्कीन में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से एल्कीन एल्केन से कम स्टेबल होती है। क्यों कम स्टेबल होगी? क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए एल्कीन एल्केन से कम स्टेबल होती है। बट एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी? एल्केन से ज्यादा होगी। और एल्कीन में जो कार्बन कार्बन नॉन पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए एल्कीन एडिशन रिएक्शंस देती है जो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है नोमेनक्लेचर। देखो भाई नोमेनक्लेचर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एल्केन और एल्कीन के नोमेनक्लेचर में बस इतना सा डिफरेंस है। एल्केन में आपने सफिक्स क्या यूज किया था? बोलो भाई, वहां पे एन यूज किया, तो एल्कीन के केस में क्या यूज करेंगे? इन सफिक्स यूज करेंगे। ठीक, अच्छा इसके साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है भाई, आप यूपीएससी नेमिंग जब करेंगे एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और पूरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आप जब नंबरिंग करते हैं तो कोशिश ये करनी है नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, बट इससे पहले यहां पे आप देखेंगे फिगर 13.5 में
आपको एल्केन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो एल्केन क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होंगे ना वो सारे एक प्लेन में होंगे। और पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन होगी और बिलो द प्लेन होगी, जैसे यहां पे आपको दिखाया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह लिखे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे। देखो HCH बॉन्ड एंगल कितना होता है, अराउंड 117 डिग्री, और HCC बॉन्ड एंगल ये वाला है अराउंड 122 डिग्री। पढ़ लिया, इतना काफी है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद देखो भाई ये आईपीएससी नेम की एग्जांपल गिवन है, आप खुद एक बार इनको पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इनमें कोई भी टफ नहीं है। फिर इसके बाद प्रॉब्लम 13.7 में भी ये आईपीएससी नेमिंग के एग्जांपल्स है। मैं एक काम करता हूं, दो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले भाई इसका यूपीएससी नेम जब लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो जिसमें सारे डबल बॉन्ड क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, क्योंकि ओनली एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में तो डबल बॉन्ड ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चेन को इधर ले जाते हैं। देखो भाई ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप को ना आप क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया करो, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक। तो अब देखो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग किधर से करें, मान लीजिए इधर से करी 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आया, अगर इधर से करते 1 2 3 यानी 3 पे डबल बॉन्ड आया, तो ये वाली नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें आप क्या बोलेंगे भाई, 2 और 8 पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, मिथाइल, तो आप लिखेंगे 2 8 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 10 कार्बन की, डेका, और कौन से पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 और 6 पे, 3 6 डाइईन। तो ऐसे नंबरिंग, ऐसे आप इसका आईपीएससी नेमिंग करते हैं। फिर इसके बाद देखो इसमें क्या है भाई, ये तो एक आपकी सिंपल स्ट्रेट चेन है, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, इसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड भी आ गए, तो नंबरिंग कर दो, इधर से करो या उधर से करो, ये सिमेट्रिक है, सेम आएगा, तो ये नंबरिंग होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, 8 कार्बन की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधा लिखेंगे ऑक्टा, और 4 डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे और सेवंथ पे, ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्राईन। तो ऐसे आप इनके आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। बाकी के 2 और लिखे हैं, आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में आंसर भी गिवन है, ठीक। फिर इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉब्लम 13.8। इसमें देखो जो ऊपर आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, ये तो आराम से आप बता सकते हैं ना भाई, हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाओ आइसोमेरिज्म पे। भाई आइसोमेरिज्म में सबसे पहले है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो एल्कीन में है ना, सबसे छोटी एल्कीन कौन सी है भाई, जिसमें क्या होगा, 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे यानी इथीन, तो इसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रोपिन, इसमें देखो भाई 3 कार्बन है, कोई चेंज नहीं कर सकते, ये भी शो नहीं करेगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, बोलो भाई ब्यूटीन की, तो ब्यूटीन में क्या है, 4 कार्बन है, एक स्ट्रक्चर तो इसका ये बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है, ठीक। यानी आपने क्या किया, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, तो 1 और 2 क्या हो गए, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए, यानी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, क्या डिफरेंस आया, इसमें आपका फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस केस में आपका सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये 1 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन, ठीक। फिर इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं भाई, चेन को छोटा कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो इसमें आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हुए आप बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके 3 आइसोमर बन सकते हैं, किसके, C4H8 यानी आपके बोलो भाई एल्कीन के, ठीक, जो 4 कार्बन की एल्कीन है, तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ठीक। अच्छा एक बात बताऊं, यहां पे ओनली हमने एल्कीन के आइसोमर्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी बनते हैं, कौन सा बन सकता है भाई, देखो एक ये भी तो बनेगा C4H8, साइक्लोब्यूटेन का भी तो यही फॉर्मूला होगा, ठीक। और साइक्लोब्यूटेन में एक इसका चेन आइसोमर बनेगा, कौन सा भाई, 3 की चेन बनाओ, ठीक, ये भी तो बनेगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो टोटल आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए कितने बन गए, 5 बन गए, ठीक। 5 भी नहीं बन रहे, और भी ज्यादा बनेंगे, बताऊं कैसे, ये वाली जो एल्कीन है ना आपकी, ये वाला, ठीक, 2 ब्यूटेन जो है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाएगी, इसके सिस और ट्रांस आइसोमर भी बनेंगे। तो आपसे अगर टोटल पूछ लिया जाए तो आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3, ये 4 और ये 5th और ये 6th, तो 6 टोटल आइसोमर बनेंगे C4H8 के। समझ आया? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो कर रही है, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, ठीक। ये है सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन,
2 आइसोमर बनेंगे इसके। अच्छे समझ में आ गया नहीं आप? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट ध्यान देना वहां पे आपको टोटल आइसोमर पूछे गए हैं या आपसे ओनली एल्कीन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे गए हैं। ठीक, तो अगर इनमें आपसे पूछा जाए जैसे 1 और 2 क्या है, 1 और 2 तो पोजीशन आइसोमर है, 1 और 3 क्या है, चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन का डिफरेंस है। 2 और 3 क्या है, चेन आइसोमर है। ठीक, क्योंकि उसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 की। और इनके साथ 4 के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है भाई, रिंग चेन आइसोमर है। इसमें रिंग है, उनमें चेन है, ओपन चेन है। 5 के साथ भी ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है बोलो भाई, रिंग चेन आइसोमर है। और 4th और 5th आपस में क्या है, इसमें 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है, इसमें 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है, सिंपल चेन आइसोमर। ठीक, समझ आ गया ना? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसमें टोटल 6 आइसोमर बनेंगे, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बनाना ऐसे है, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन के 2 बनाएंगे, आप लिख देंगे 6 ट्रांस बनेंगे, और ये आपका बन गया 2 मिथाइल प्रोपिन बन गया, फिर इसका 2 साइक्लिक बन जाएंगे। कर लेंगे भाई ऐसे, तो टोटल 6 बनते हैं। और ओनली एल्कीन के पूछ ले तो एल्कीन के ओनली 3 बनेंगे, जैसा एनसीईआरटी में बताया गया है। फिर आगे बढ़ जाओ भाई, प्रॉब्लम 13.9 पे, तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे गए हैं, ओनली एल्कीन वाले। अगर ओनली एल्कीन वाले बनाएंगे तो 5 बनेंगे, जैसा एनसीईआरटी में बना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप है ना 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाए, उसमें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना के आप बोल देंगे पेंट 1 इन बन गया। फिर इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, 5 ही कार्बन की चेन में आप एक काम करेंगे, डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन पे लगाओ, तो ये बन जाएगा आपका पेंट 2 इन। अब थर्ड केस में कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर मैं ये भी तो बना सकता हूं कि थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाऊं। अरे भाई नंबरिंग इधर से होगी, मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को देंगे, ये वापस आपका पेंट 2 इन बन गया। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पहले ही आप सेकंड में बना चुके हैं। फिर अगर इसमें और चेंज करना है, क्या करेंगे, चेन को छोटा करो। चेन को छोटा किया 4 का छोटा करने के बाद भाई इस पे का मिथाइल नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, इन दोनों में से किसी एक पे लगाओ, एक ही बात है। तो इस पे लगा दिया मान लो एक बार आपने, तो फिर यहां पे अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये 1 पे आ गया, तो ये बन गया 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। फिर एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि आप डबल बॉन्ड यहां ले आए, तो इस केस में क्या करेंगे, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अच्छा, इसके अलावा एक और केस बनता है यहाँ पे, ये भी शानदार है। देखो आप ये भी तो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड अब इस तरफ लेके आ जाए, तो आप ये मत बोलना सर ये सेम है, ये इस बार डिफरेंट है, ये 1 2 3, इस बार क्या है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, उसमें क्या था 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन था। समझ में आया कि नहीं? तो ये 5 आपके एल्कीन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे विद फॉर्मूला C5H10। ठीक, तो ये तो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए। अब मान लो टोटल आइसोमर्स बोल दे, टोटल में है ना इसके रिंग चेन भी आते हैं। एनसीईआरटी में रिंग चेन आइसोमर नहीं लिखा। रिंग चेन आइसोमर का मतलब होता है भाई ऐसे आइसोमर्स जो जिनमें क्या हो भाई साइक्लिक भी हो और क्या हो दूसरा कोरस्पोंडिंग जो है वो ओपन चेन हो। ठीक, तो अब जब एल्कीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और साइक्लो एल्केन का क्या होता है बोलो भाई, सेम होता है। तो अब इसके साइक्लिक आइसोमर बनाएंगे, तो साइक्लिक आइसोमर एक तो सिंपल 5 कार्बन की चेन बन जाए, उसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। 4 कार्बन की चेन बना लो, उसमें मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब किसी भी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगाओ, एक ही बात है, तो ये 2 बन गए। फिर और क्या चेंज ला सकते हैं, चेन को और छोटा कर दो, कितने कार्बन की कर दी, 3 की। 2 कार्बन बचे हैं, उनको इथाइल ग्रुप के फॉर्म में सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। ठीक, तो ये बन गया इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इसमें और कोई चेंज ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। इन दोनों कार्बन को जो इथाइल में है इनको अलग अलग लगाओ 2 मिथाइल के रूप में, जैसे ये बन गया आपका 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर इसके बाद यहां पे आप एक काम ये भी तो कर सकते हो भाई, इन दोनों को अलग अलग लगाओ, ये क्या बन जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतने आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। कितने बन गए स्ट्रक्चरल आइसोमर, 6th 7th 8th 9th और ये हो गया 10th। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, तो उसमें स्ट्रक्चरल नहीं स्टीरियो भी इंक्लूड होंगे साथ में, स्ट्रक्चरल के साथ साथ। ठीक, तो उसमें क्या बनेगा, जैसे ये है ना भाई, इसमें अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप भाई जो आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो प्लेनर होते हैं, तो उसके प्लेन में जैसे अगर मान लीजिए कोई भी आपका साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये है,
अगर इसके किसी भी दो कार्बन पे यहाँ पे जैसे ये CH2 ग्रुप की बजाय अगर डिफरेंट ग्रुप लग जाए, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, एक मिथाइल हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो ये साइक्लिक कंपाउंड क्या करेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आप देखो साइक्लोप्रोपेन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक एक इनके हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जब दोनों मिथाइल सेम साइड होंगी, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है तो इस प्लेन के दोनों ऊपर है तो सिस आइसोमर हो जाएगा, और जब प्लेन के अपोजिट होंगी, जैसे ये वाला केस अगर बनेगा, एक तो ये आ गई और एक प्लेन अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। तो यहां पे इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, सिस और ट्रांस। और अब सुनो और भी इंटरेस्टिंग बात, ये जो ट्रांस आइसोमर बना है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। भाई सिस में तो क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बट इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होती, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण इसके फर्दर दो आइसोमर बनेंगे, एक तो डी आइसोमर और एक एल आइसोमर। तो यहाँ पे ये 10th जो हुए थे 11th के दो आएंगे, एक तो डी और एक एल, तो क्या बोल देंगे आप, टोटल कितने आइसोमर बन गए, 12 आइसोमर बन जाएंगे, किसके, C5H10 के। तो IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, C5H10 के, तो आप क्या बोलेंगे, 12 आइसोमर्स बनेंगे। ये चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक, तो देखो एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातें पढ़ते पढ़ते हमने इतना डिटेल में सीख लिया। अब भाई IIT इसको पूछ चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, भाई एग्जामिनर क्या करे, एज इट इज कॉपी कर दे। भाई एग्जामिनर को लग रहा हो कि एक दो क्वेश्चन तो मैं ऐसा डालना चाहता हूं जो बच्चे सोल्व ना हो या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट मैंने आपको एक बार बता दिया, अब आप आराम से सोल्व कर लेंगे। और उम्मीद है आपने यहां से नोट भी कर लिया होगा। आपके एनसीईआरटी में तो ओनली ये वाले थे, ये वाले तो थे ही नहीं। ठीक, फिर बता देता हूं, 5 तो इजीली समझ गए। फिर साइक्लिक पे आए, 5 कार्बन की चेन साइक्लिक चेन, 4 की साइक्लिक, 3 की साइक्लिक चेन, फिर 3 की साइक्लिक में यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा था, इथाइल को आपने अलग अलग किया, 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, फिर दोनों मिथाइल ग्रुप को पहले 1,1 डाई मिथाइल रखा, फिर आपने अलग अलग किया 1,2 डाई मिथाइल, फिर जब 1,2 डाई मिथाइल किया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिस ट्रांस बनाए, सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके डी और एल आइसोमर बनेंगे, ऐसे जाकर के 12 आइसोमर बन रहे हैं। हो गया रिवीजन भी पक्का, समझ आ गया ना। तो देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो एल्कीन में कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, इसका मैं सिंपल फंडा आपको समझा रहा हूं। देखो भाई ये आपका एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसकी यहां पे 2 वैलेंसी और इसकी भी यहां पे 2 वैलेंसी फ्री है। तो क्या हो जाए, अगर यहां पे ये दोनों ग्रुप अलग हों और ये दोनों ग्रुप अलग हों, तो क्या करेगा, ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। जैसे मान लीजिए ये कैसे हो सकता है, ये एक्स और वाई हो जाए, ये भी एक्स और वाई हो जाए, या ऐसे हो जाए ये एक्स और जेड हो जाए, या ये दोनों ही अलग हो जाए, जैसे ये ए और बी हो गया, मतलब कुछ भी हो। ध्यान ये रखना है भाई, इस sp2 कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए, और इस कार्बन के ग्रुप आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तो इस केस में ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी। और इन दोनों कार्बन में से, sp2 कार्बन में से किसी के भी एक के अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए या एटम सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया। तो आपने ये सीख लिया शो क्यों करती है। अब होता क्यों है इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला केस ले लिया, ठीक, जैसे यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे ये Cl और ये H लगाया, और दूसरे केस में हमने क्या कर दिया भाई, Cl को डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में लगा दिया। तो अब देखो इन दोनों में क्या होगा भाई, यहाँ पे ये डिस्टेंस L1 होगा और ये डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे ये L2 होगा, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो यहाँ पे एटम्स की स्पेस में पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, और इस डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण क्या होगा, ये सिस आइसोमर बनता है और ये ट्रांस आइसोमर बनता है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो भाई, यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट जो है ये नॉन जीरो होगा, तो इसका इक्वल टू 0 होता है, ठीक, और इसी के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। तो जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्पेशल अरेंजमेंट के कारण प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, उनको क्या कहते हैं, स्टीरियोमर्स। और ऐसे स्टीरियोमर्स भाई जिनमें क्या हो भाई, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट किसके कारण हो जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हो जाए, उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
अब जो यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों आया? देखो अगर ऐसा होता जैसे आप वहां पे कन्फर्मर में वो कार्बन को ऐसे सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेट करा रहे थे और इस कार्बन को रोटेट करा पाते तो ये Cl यहां पे आ जाता, सेम केस बन जाता कि नहीं बन जाता? बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में एक्चुअल में क्या होता है भाई, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद इसके जो मान लो ये दोनों हाथ क्या है, दोनों कार्बन के पाई वैकेंट पाई ऑर्बिटल है, तो ये आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे ऊपर से और नीचे से, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये प्लेन है आपका ऐसे, ये ऐसे प्लेन है, तो इसमें क्या ये वाला प्लेन, तो इसके अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या हो गया, ओवरलैपिंग। अब क्या करेंगे, जब आप इनको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इस डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण ये क्या हो गया, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो गया, और इसके कारण इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, इसलिए एक दूसरे के स्टीरियोमर्स है। ठीक, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो स्टीरियोमर बने उनको हम क्या कहते हैं, जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये आपका क्या हो गया भाई, एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। बाकी अब इसमें कितना ही पढ़ लो जो लिखा हुआ है। अच्छा, एक आता है आपका एल्कीन्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे एल्कीन में आपको क्या ध्यान, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन में भी आप रोटेशन नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पे रोटेशन कराने की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, तो उस केस में जैसे सबसे छोटी ही ले लो, मान लो आपने साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें रोटेशन नहीं होगा। ठीक, नहीं रोटेशन करा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे देखो, अगर इस कार्बन पे या किसी भी दो कार्बन पे, आपके साइक्लो एल्केन के किसी भी दो कार्बन पे अगर डिफरेंट ग्रुप है, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण पोजीशन अलग अलग आ सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें यहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप क्या लगा दो, ऊपर लगा दो, तो दोनों क्या आएंगे, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ जाएंगे। फिर दूसरा केस बना लो भाई, इसमें ना एक मिथाइल ग्रुप तो ऊपर लगा दिया और दूसरा मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन लगाया, तो इसमें हाइड्रोजन क्या आएगा, बिलो द प्लेन, और इसमें आएगा अबो द प्लेन। ठीक, तो इनमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप में डिफरेंस होगा। ठीक, दोनों एक बार दोनों ऊपर है, एक बार दोनों अपोजिट है, तो डिफरेंट हो गए। तो इसलिए क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड होंगे, डिस्टेंस कम होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। ठीक, इसमें स्टेबिलिटी कम होगी। जब ट्रांस बनेगा, दोनों में डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस ध्यान क्या देना है, कोई भी है भाई, उसके कम से कम दो कार्बन पे डिफरेंट एटम और ग्रुप होने चाहिए, जैसे आप sp2 कार्बन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, फिर इसके बाद कई बार एग्जामिनर ऐसे भी करता है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया, अब साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता है, भाई ये शो करेगा या नहीं करेगा। देखो अगर भाई आप है ना इसका, अच्छा एल्केन का कार्बन होना चाहिए sp3 कार्बन पे दो एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इस केस में अगर बात करेंगे, जैसे वो क्या करता है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, ये मान लीजिए क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये लगा दे। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड के राउंड आपसे पूछा जाए, तो ये तो दोनों डिफरेंट हो गए sp2 कार्बन पे, बट इस कार्बन पे देखो, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ गए और इस तरफ आए, सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के अराउंड तो शो नहीं करेगा। बट यहां पे देखो, ये इसके अराउंड, यहां पे साइक्लो एल्केन में ये sp3 कार्बन पे, यहां पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, यहाँ पे sp3 कार्बन पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये शो कर जाएगा किसके राउंड, साइक्लो एल्केन के राउंड। तो आपको ध्यान रखना है साइक्लो एल्केन के राउंड कैसे चेक करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया जाए, भाई ये डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे Cl। ठीक, तो अब इस डबल बॉन्ड के राउंड देखो, ये क्लोरीन क्लोरीन सेम हो गए, बट यहाँ पे तो ये सेम हो गए, तो ये डबल बॉन्ड के राउंड तो शो नहीं करेगा, भले ही ये इधर डिफरेंट हो, क्योंकि इधर क्या आया, ये मिथाइल ग्रुप आ गया इस कार्बन पे, बट इधर ये CH2 ग्रुप है। ये भले ही इस कार्बन के राउंड तो डिफरेंट, इधर तो डिफरेंट है, वो सेम हो गए, इसलिए शो नहीं करेगा। बट अगर बात करें साइक्लो एल्केन के राउंड, साइक्लो एल्केन के राउंड भी शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या है भाई, यहाँ पे sp3 कार्बन, एक ही sp3 कार्बन ऐसा है जिसपे दो डिफरेंट एटम या ग्रुप है। समझ आई बात। और इसमें अगर ऐसा हो जाता, यहाँ पे ये H लग जाता, तो इस केस में क्या होता, साइक्लो एल्केन के राउंड तो शो नहीं करता, बट डबल बॉन्ड के राउंड कर जाता, क्योंकि डबल बॉन्ड के राउंड इधर एक Cl एक H, और यहाँ पे इधर आएंगे, ये इधर CH2, इधर ये CH3, तो ये डिफरेंट हो गया। ऐसे मूव करके देख लेंगे, समझ आ गया ना, पक्का कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, एल्कीन्स का भी हो गया, साइक्लो एल्केन्स का भी हो गया। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट यहाँ पे ये सारी बातें जो मैंने आपको बोल के बताई वो है। अच्छा देखो, जब है ना आपके डबल बॉन्ड के अराउंड या साइक्लो एल्केन के प्लेन के अराउंड सेम साइड अगर सेम एटम होंगे, तो सिस आइसोमर,
अपोजिट होंगे तो ट्रांस आइसोमर, ये आपको पता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये सारी बातें इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब देखो ये मैंने आपको बताया सिस टू ब्यूटिन, ये ट्रांस टू ब्यूटिन है। अब इनमें अगर आप यहां पे डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, सिस ब्यूटिन का तो क्या होता है, ये नॉन जीरो होता है, जबकि ट्रांस ब्यूटिन में क्या होगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट इधर आया, इसका अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाइड्रोजन का इस बॉन्ड का इधर और इसका इधर, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखो 13.10 में, भाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर आपको ड्रॉ करने हैं। क्या करें, ड्रॉ करने में क्या है यार, देखो ये दोनों Cl को सेम साइड लगा दिया डबल बॉन्ड के राउंड, तो सिस आइसोमर, अपोजिट साइड लगा दिया ट्रांस डबल बॉन्ड के, ट्रांस आइसोमर। सिमिलरली इसका भी आप बना सकते हैं, दोनों इथाइल ग्रुप को सेम साइड लगा देंगे तो क्या है सिस, और अपोजिट साइड लगा देंगे तो ट्रांस। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो देखो भाई इसमें क्या देखा, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला तो शो नहीं करेगा। फिर ऐसे ही और एग्जांपल अब जब आप यहां पे करेंगे, इसमें देखो इस कार्बन के, ये कार्बन sp2 है, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें दोनों ब्रोमीन लगे हैं, तो डिफरेंट एटम नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा, एक फिनाइल ग्रुप लगा, दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, दोनों डिफरेंट है, जीआई शो करेगा। नेक्स्ट देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस कार्बन पे एक क्लोरीन एक मिथाइल, तो ये भी जीआई शो करेगा, यानी थर्ड और फोर्थ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड शो नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका एल्कीन का बेसिक। अब हम बात करेंगे एल्कीन के रिएक्शंस की, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले इसमें आता है फ्रॉम एल्काइंस। भाई एल्काइन का ना आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, पार्शियल रिडक्शन करते हैं। क्या करेंगे, जब आप एल्कीन का पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो भाई एल्काइन, सॉरी एल्कीन का नहीं, एल्काइन का, एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजनस सब्सटेंस लाइक सल्फर कंपाउंड और क्योनोलिन गिव एल्कीन्स। अच्छा देखो भाई इसका क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, और यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस की प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस क्या करेगा, बोलो भाई, रिएक्ट यहाँ पे फर्दर रिडक्शन को रोक देगा, ये फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, ये फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, तो इसलिए पॉइजनस सब्सटेंस की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे, किसका, एल्काइन का। तो एल्काइन का जब एक H2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्कीन बनेगी। अब इसमें देखो पार्शियल डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलार कैटालिस्ट, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक, इस केस में आपकी बनती है सिस एल्कीन। ठीक, और जब आप एल्काइन का रिडक्शन करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन। तो ध्यान रखना है लिंडलार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमेशा क्या बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी, बट जब आप सोडियम के साथ रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, या कई बार इसको NaNH2 भी ओनली लिख के दे देता है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें बनेगी आपकी ट्रांस एल्कीन। क्यों बनती है थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, ये Na+ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये फ्री रेडिकल आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इनमें से पेयरिंग कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे NH3 से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बोलो भाई यहाँ पे। अच्छा एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये क्या होंगे, आपस में रिपल्सन होने की वजह से अपोजिट साइड में हो जाएंगे। ठीक, ऐसे आ जाएंगे, तो फिर ये क्या करेगा, NH3 से एक H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन गया बॉन्ड यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग करेगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये NH3 से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसलिए ये ट्रांस एल्कीन बनती है। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया ट्रांस एल्कीन बनती है, क्योंकि इनमें क्या किया, इन्होंने रिपल्सन के कारण अपनी अपोजिट डायरेक्शन कर दी, जो आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा था और ओड इलेक्ट्रॉन बन रहा था। बट यहाँ पे लिंडलार कैटालिस्ट में सिस एल्कीन क्यों बनती है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे आपने क्या लिया, पैलेडाइज्ड चारकोल लिया है। ठीक, यानी ये चारकोल ले लिया, चारकोल पे क्या है, प्लेटिनम का पाउडर है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगी, फिर आपकी जो एल्काइन है वो एडजॉर्ब होती है, तो यहाँ पे ये जब एडजॉर्ब हो जाएंगी फिर इनका डिसऑप्शन होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो दोनों पे वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या बनेगा, सेम साइड से बनेगा, इसलिए ये सिस एल्कीन बनती है। समझ आ गया, ठीक है। चलो भाई फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट आगे बढ़ो, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, अब चाहे कितने ही एग्जाम्पल कर लो। ठीक, नेक्स्ट लिखा विल प्रोपिन दस ऑब्टेन्ड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, थिंक फॉर द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है,
बोला भाई जो एल्काइंस होती हैं, जो एल्काइंस, एल्कीन बोल दिया मैंने, प्रोपिन, अच्छा, विल प्रोपिन दस ऑब्टेन, अच्छा जो प्रोपिन बनेगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी क्या? देखो भाई प्रोपिन का ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक। अब इस प्रोपिन में क्या होगा, यहां पे एक ही कार्बन पे दोनों सेम हाइड्रोजन एटम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व्ड इन एल्कोहल, eliminate one molecule of halogen acid to form alkenes. This reaction is known as dehydrohalogenation, that is removal of halogen acid. This is example of beta elimination reaction since hydrogen atom is eliminated from the beta carbon atom. तो देखो इसमें क्या है भाई, यहाँ पे ये अल्कोहलिक KOH आपने ले लिया, तो इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो ये देखो ये आपका यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके पास अगर बीटा H है तो यहां से तो ये H प्लस जाएगा और यहाँ पे ये हैलोजन अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा एज ए पाई बॉन्ड, तो ऐसे ये एल्कीन बनती है। तो इसमें ना अल्फा और बीटा कार्बन दोनों कार्बन से एलिमिनेशन हो रहा है, इसको इसलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन या डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, तो देखो सबसे इजीली जो क्या यहाँ पे ना हैलोजन आइटम किस में जा रहा है, पहले ये X माइनस की फॉर्म में जाएगा, हैलाइड आयन की फॉर्म में जाएगा, तो जो जितना ज्यादा हैलाइड आयन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा भाई, आपके एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। अब आपको पता है हैलाइड आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, जिसका साइज बड़ा, तो एनायन का साइज जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, तो आयोडाइड के केस में क्या होगा, आयोडाइड आयन सबसे स्टेबल होगा, तो इसलिए आप बोलेंगे अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड की, उससे कम अल्काइल क्लोराइड की और सबसे कम अल्काइल फ्लोराइड की होती है, तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्का भाई। फिर इसके बाद देखो, अब अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे इसमें दो पार्ट थे, एक तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी हैलोजन ग्रुप पे, दूसरा डिपेंड करेगी एल्काइल ग्रुप पे। तो हैलोजन ग्रुप में तो आपने देख लिया आयोडाइड ग्रुप आयोडीन जहां लगा होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जैसा आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप की, तो देखो भाई एल्काइल ग्रुप में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन पे जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो उतना जल्दी ये हैलोजन एटम यहां से रिलीज होगा, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही जल्दी ये रिलीज होगा, जितना जल्दी ये रिलीज होगा उतनी ज्यादा आपके एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। तो अब किस केस में यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जब यहाँ पे आपका कार्बन क्या होगा, टर्सरी होगा, तो टर्सरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए जल्दी रिलीज करेगा, तो टर्सरी हैलाइड के केस में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, ये ऑर्डर आ जाएगा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा कई बार है ना ऐसे आपके ये भी डाउट आता है, जैसे ये हो गया भाई, ये आप इसको बोलते हैं प्राइमरी कैटायन हो गया है ना। एक बात बता रहा हूं आपको, कुछ बच्चों को डाउट आ जाता है, जैसे ओनली मिथाइल कैटायन अगर लिखा हो जिसे एक भी कार्बन जुड़ा, तो इसको भी हम है ना प्राइमरी में कंसीडर करते हैं। जैसे भाई आप ये बोल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया इथाइल क्लोराइड, तो ये प्राइमरी हैलाइड है, ठीक, पर ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये भी आपका प्राइमरी हैलाइड ही कंसीडर किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक। तो इस केस में इन दोनों में इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सिंपली भाई इथाइल क्लोराइड की ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसमें क्या स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसमें ओनली मिथाइल ग्रुप है, उसमें बड़ा ग्रुप है इथाइल ग्रुप, ठीक। फिर इसके बाद ये हो गया, ये दो पॉइंट थे जो आपको नोट करने चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हो जाएंगे नोट पक्का। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप के केस में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, हो जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, डीहैलोजिनेशन होता है। जब विसिनल डाइहैलाइड का मतलब ये होता है कि जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगे हो, जैसे ये है, ये कार्बन है दोनों एडजेसेंट, तो इन पे हैलोजन ग्रुप लग गए दो, तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। तो इसकी रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराएंगे तो यहां से ये दोनों चले जाएंगे और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ऐसे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। तो ये तो सिंपल सा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। भाई एल्कोहल का क्या करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं। अच्छा जब एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे, देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो इसमें भी बीटा एच एलिमिनेट होगा। देखो यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है भाई, जैसे आपने क्या किया इस केस में, यहां पे जैसे मान लीजिए ये H प्लस क्या करेगा,
भाई ये OH यहाँ पे जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये OH2 प्लस हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तो ये यहां से लीव करता है। तो जैसे ही ये लीव करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो ये बगल वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा, ये अल्फा एच की छुट्टी, ये बीटा एच की छुट्टी कर देगा और यहां जाएगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक, तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ, उसको हीट करते हैं, तो क्या होगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो गया, यानी वाटर रिलीव हो गया, तो ये होगा आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। समझ आया? तो यहां पे ये भी आपकी बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम जा रहा है, अल्फा से OH गया और बीटा से H गया। ठीक, समझ जाएंगे भाई, पक्का? मैं फिर बोल देता हूं क्या होगा। यहाँ पे पहले H प्लस के ऊपर ये OH अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये OH2 प्लस, ये H2 प्लस हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये रिलीव कर जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जैसे ही बनता है वहां से वाटर रिलीज होता है, तो जैसे ही वाटर रिलीज होगा यहाँ पे ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन जब आप रेट ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी की और सबसे कम प्राइमरी की होगी। तो ये ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं। फिर जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा सेकंड स्टेप में सीधा क्या होगा भाई, यहां से बीटा एच की छुट्टी करेगा और ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आपकी एल्केन बन जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ खास है नहीं। जैसे आपने एल्केन में देखा था भाई, स्ट्रेट चेन, भाई वहां पे क्या था भाई, मोलिकुलर वेट जैसे इंक्रीज हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, और जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही थी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था। तो वैसे ही एल्कीन के केस में होगा। तो यहाँ पे भी लिखना चाहो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, जो हमारी एल्कीन्स है, एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें एल्कीन में क्या होगा भाई, जो पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव द प्लेन होगा और बिलो द प्लेन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसका है भाई, नॉन पोलर पाई बॉन्ड का है। तो इसलिए ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इसमें है ना, कौन सी रिएक्शन होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होती है। और एडिशन दो टाइप से हो सकता है, एक तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए तो रिएक्शन बनेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरे केस में फ्री रेडिकल अगर ऐड हो जाए वो होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे लिखा एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। तो EAR और FRAR होगी। तो इसमें सबसे पहला एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जैसा कि एल्केन में आपने देखा था, जब आप डाइहाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो भाई, कैटालिस्ट लाइक पैलेडियम निकिल प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या बनता है, ये आपका एल्केन बनता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस like bromine or chlorine add up to alkene to form vicinal dihalide. However, iodine does not show addition reaction under नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या होगा भाई, आयोडीन अगर आप ऐड करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे Br की जगह आयोडीन आ गया, तो आयोडीन एटम का साइज बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण क्या होगा, आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, वहां से आयोडीन एटम निकल जाएंगे, वापिस आपकी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। ठीक, तो इसलिए आयोडीन ऐड नहीं होगा, मेनली क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन होती है। और F2 की रिएक्शन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है वो मोस्टली एक्सप्लोसिव होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली Cl2 और Br2 की रिएक्शन की। नेक्स्ट देखो, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड्स अप टू एन अनसैचुरेशन साइट। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये आपको समझ में आ, देखो जब आप इथीन पे Br2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर यहां से बोलो भाई डिसअपियर हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर अगर डिसअपियर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारा रिएक्टेंट क्या था, बोलो भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकता है भाई, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एल्केन भी ये रिएक्शन देती है और एल्काइन भी ये रिएक्शन दे देगी। समझ आ गया? फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये Cl2 की रिएक्शन दिखाई गई है, तो ये दोनों रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो जाएगा भाई। अब देखो इतना हो गया।
अब इसका जो है ना, इसका जो मैकेनिज्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है, साफ साफ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है, ये हायर क्लासेस में आता है। तो एनसीईआरटी में नहीं है तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस इस पे है, एनसीईआरटी पे है। ठीक, फिर इसके बाद और आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड को कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे भाई हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे HCl है, HBr, HI, इनको कैसे ऐड करते हैं, ये एल्कीन के साथ ऐड होंगे तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज, ये ऑर्डर आ जाएगा, लाइक एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो भाई, जैसे ये है आपका, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जब आप HX का ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जैसे ऊपर वाली थी, ये भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। ठीक, तो इसमें ऐसे ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब यहां पर रिएक्टिविटी की बात की जाए, HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। HX की रिएक्टिविटी भाई, यहां पे एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये H प्लस रिलीज करेगा, एसिड है, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस H प्लस पे आकर के अटैक करता है। तो जब H प्लस पे आकर के अटैक करेगा, यहां पे ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये होगा। ठीक, अब देखो भाई, H प्लस जितना ज्यादा रिलीज होगा उतनी जल्दी ये स्टेप होगा, तो अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो HF, HI, HBr, HCl में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, इसलिए मोस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी HI की, उससे कम HBr की, उससे कम HCl की, ये ऑर्डर आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप, अब यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन की अगर आप बात करेंगे EAR में, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां पे जो हैलाइड एनायन है वो आकर के अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये आपका, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये आपका एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना आपने सीख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है। अब इसके बाद देखो भाई, यहां पे एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन। एक तो आप सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे ये है भाई इथीन है, चाहे इस कार्बन पे ऐड करें चाहे इस कार्बन पे ऐड करें Br को, H और Br ऐड करना, किसी भी ऐड कर दो, सेम ही बात है। सिमिलरली 2-ब्यूटेन में भी सेम ही है, बट प्रॉब्लम कहां आती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन कैसे होगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं मार्कोनिको रूल। और मार्कोनिको रूल पता क्या कहता है भाई, आप एक काम करो भाई, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये वाला एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो इसमें है ना भाई, एक H आएगा, एक Br आएगा, तो H इस कार्बन पे आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, Br इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। तो यहां पे मार्कोनिको रूल ये कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, उसके अगर आपने नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट लगा दिया, तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये वाला देखो, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक हो सकता है, ये दो केसेस में ब्रेक हो सकता है। एक तो ये बन जाए, जैसा मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, इस तरफ टूट जाए, दूसरा ये इस तरफ भी टूट सकता है, तो इस तरफ टूटेगा तो ये होगा, इस पे प्लस आएगा, तो इस पे प्लस आएगा तो Br अटैच होकर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये वाला प्लस बीच वाले कार्बन पे आएगा सेकेंडरी पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये स्टेबल इसलिए बन रहा है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो ये इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट क्या बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यही आगे आपका एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। ठीक, जो मैंने आपको समझाया, जैसे मैकेनिज्म देखो, अब ये मैकेनिज्म आ गया, एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये प्राइमरी रेडिकल बनेगा, प्राइमरी कैटायन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, यानी 2-ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पे आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो यही बातें समझाई गई, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप सेकंड पेज पे आगे बढ़ेंगे। अब मार्कोनिको रूल का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिको एडिशन, या इसको आप बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, और इसको हम क्रास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लाइक प्रोपेन takes place contrary to the Marconico rule. This happens only with HBr but not with HCl and HI. This addition reaction was observed by MS Kras and FR Mayo in 1933 at the University of Chicago.
दिस रिएक्शन इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिको रूल। ठीक, तो या तो आप इसको एंटी मार्कोनिको रूल बोल दो या पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दो या खरास इफेक्ट बोल दो। इसमें क्या होगा, जैसे अभी आप HBr को किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहे थे, CCl4 की प्रेजेंस में, अगर वहीं पे अगर आप पेरोक्साइड ले लेते हैं, जैसे ये पेरोक्साइड है आपका, इसमें देखो पेरोक्साइड लिंकेज होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे H2O2 ले लिया, ROOR ले लिया, या यहाँ पे ये ले लिया, ये भी तो क्या है, इसमें भी तो ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप OO पेरोक्सी लिंकेज है। ठीक, तो इनके केस में क्या होगा, एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आपने क्या देखा, जब इस एल्कीन पे आप HBr को ऐड कर रहे हैं तो यहां पे ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, आप बोलेंगे सर एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, तो देख लो जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यानी इस पे उसी पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट दैट इज Br अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट फाइनल। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, इसमें बनेगा, इसमें भी इस पे भी Br लग सकता है, बट वो क्या होगा, माइनर होगा, ये इसका मेजर होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है वो आपको मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। तो नीचे मैकेनिज्म लिखा है, देखो भाई जो पेरोक्साइड है उसमें पेरोक्सी लिंकेज जो है वो इजीली उसका होमोलिसिस होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल के रूप में टूट जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। ये जैसे ही फ्री रेडिकल बना, ये वाला, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर ये फ्री रेडिकल है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसमें फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा, तो ये कार्बन कार्बन यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा, फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक आएगा आपका किसके ऊपर, बोलो भाई, आपके एल्काइल ग्रुप के ऊपर। तो ये एल्काइल फ्री रेडिकल हो गया और यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद ये जो फ्री रेडिकल बना है एल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो एल्काइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, HBr के ऊपर अटैक करेगा, तो यहां पे बोलो भाई ये Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा और H फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट करके बेंजीन बना लेगा, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल हो गया। फिर यहाँ पे जो Br फ्री रेडिकल बना है ये जाकर के एल्कीन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो फ्री रेडिकल के रूप में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, एक तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, तो Br इससे भी अटैच हो सकता है, इससे भी अटैच हो सकता है, हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे NCERT में लिख ली। ठीक, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये Br इस पे अटैच हुआ इस कार्बन पे, एक केस में इस वाले कार्बन पे, तो ये वाला केस बन गया। तो जब आपने Br दोनों केसेस में अटैच करके देखा तो ये बना आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये बना आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल, तो स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, तो जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, बोलो भाई, मेजर प्रोडक्ट देगा, फिर आकर के ये HBr पे वापिस अटैक कर देगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप तो क्या ध्यान रखो, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल याद रखो भाई, जैसे HBr है, HCl है, HI है, इनको आप CCl4 की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं, है ना, किस पे, अनसिमेट्रिक एल्केन पे, तो मार्कोनिको रूल लगेगा। बट अगर आप HBr को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अटैक करवा रहे हैं एल्कीन पे, तो एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट इज दैट कार्बन अटैच्ड टू दैट sp2 कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये ध्यान रखना, एंड रिजल्ट याद रखो, मैकेनिज्म याद करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, NCERT में एक बात लिखी थी जो आप जब खुद रिवाइज करेंगे तब डाउट आएगा कि सर HBr तो ये एंटी मार्कोनिको वाली रिएक्शन दे रहा है, बट HCl क्यों नहीं दे रहा। बिल्कुल अच्छा डाउट है, क्योंकि देखो भाई HCl में ये हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इजिली फ्री रेडिकल के रूप में नहीं टूटेगा। ठीक, यहां पे क्लोरीन पे फ्री रेडिकल नहीं आएगा इजिली, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं बनाएगा, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, फिर दूसरा, यहां पे HI के फॉर्म में, यहां तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आयोडीन का फ्री रेडिकल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और HBr से इजिली बनेगा, बट यहाँ पे आयोडीन फ्री रेडिकल में एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसलिए जल्दी ये अनस्टेबल होता है और जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, I2 में, और आपकी ये एंटी मार्कोनिको रूल वाली रिएक्शन नहीं देगा। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, तो ये समझ में आ गया सब अच्छे से। ये देखो होमोलिसिस क्या, अच्छा माइनर प्रोडक्ट ये बन जाएगा जिसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल पे जब आप HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे फर्दर, ये आपका Br फ्री रेडिकल बनेगा जो चेन रिएक्शन देगा, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये बातें इसने यहां पे एक्सप्लेन करके जो मैंने अभी आपको समझाई, HCl क्यों नहीं रिएक्शन देगा, HI क्यों नहीं देगा, HBr ही क्यों देगा, तो ये सारा NCERT में लिखा है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज मोर देन एनफ। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे राइट IUP, अच्छा जब फ्री रेडिकल की फॉर्म में जब फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है उसको कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जैसे अभी आपने HBr देखा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और जब आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, जैसे पहले वहां पे H+ ऐड हो रहा था, ठीक, तो उस केस में कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक,
अब इसमें देखो, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन रिएक्शन टू द HBr to हेक्स-1-इन। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक। तो यहां पे देखो ये हेक्स-1-इन है भाई, हेक्स-1-इन का स्ट्रक्चर ये बन गया। HBr आप बिना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिको रूल लगेगा। मार्कोनिको रूल का मतलब ये है कि मेजर प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे उस कार्बन से Br को अटैच करेंगे जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इससे Br अटैच हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गया 2 ब्रोमो हेक्सेन। फिर इसके बाद जब आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी जिसमें एंटी मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट sp2 कार्बन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें यहां पे Br जब लगेगा इसका बन जाएगा 1 ब्रोमो हेक्सेन। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एडिशन रिएक्शन थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट कौन सी है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड्स टू एल्कीन इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिको रूल टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो भाई जब आप H2SO4 को ऐड करेंगे ना, सिंपल सी बात है, ये आपका H2SO4 है, ठीक। तो इसको ना कैसे ब्रेक करेंगे, H+ और HSO4- में, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इसमें है ना पहले H+ ऐड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, और बाद में जहां पे HBr के केस में आप क्या Br- ऐड कर रहे थे वहां पे ये HSO4- आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा इसने लिख कैसे रखा है, आप सोचेंगे सर ये कैसे लिख दिया, इसने वही लिखने का स्टाइल ये लिख रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा इसने। ये देखो भाई O ही तो ऐड होगा, O- आकर के ये लिखा हुआ है, ठीक। मैं उसको लिख रहा हूं सीधा HSO4-, ठीक। समझ गए ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिको रूल फॉलो करेंगे। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यानी HSO4- विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सेम इसमें लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एडिशन ऑफ वाटर। ये भी सेम रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कोहल्स इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिको रूल। तो इसमें भी क्या होगा, बोलो भाई, मार्कोनिको रूल होगा, और ये भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें एक्चुअल में जब आपने थोड़ा सा एसिड ऐड किया, ये रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि एल्कीन क्या करेगी, जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगी H+ पे, और H+ पे जैसे ही अटैक करेगी आपको पता है क्या करेंगे आप, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे। स्टेबल कार्बोकेटाइन तो ये वाला बनेगा, ठीक। तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, अच्छा मार्कोनिको रूल अभी बताता हूं क्या होगा इसमें। फिर इसमें ना सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे आकर के वाटर का लोन पेयर अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या क्या ऐड हो गया, ये आपका वाटर ऐड हो गया। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा ये H+ की यहाँ से छुट्टी कर देगा, तो ये आपका अल्कोहल बन जाता है, जैसा कि इस यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ठीक। तो अब इस रिएक्शन में आपको ये बोला जा रहा है कि मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है। तो आप एक काम करो ना, आप वाटर ऐड कर रहे हो, यानी H2 ऐड किया आपने। H2 में क्या होता है, ये H+ और ये OH-, ठीक। तो यहां पे OH यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैव मोर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। तो सीधा प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक। ये हो जाएगा। तो ये देखो सारी रिएक्शंस आपकी ऐसे हो रही हैं। अच्छा इसके अलावा ना एक रिएक्शन आपकी ना कई बार एग्जामिनर देखो एक टिल्डेन की देता है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार आईआईटी एडवांस ने पूछ ली थी। देखो ये है टिल्डेन NOCl, इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इसमें ना NO+ में है और Cl- में है। तो क्या करोगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरे क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा आपका, बोलो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये CH2 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो यही रिएक्शन एज इट इज आईआईटी एडवांस ने पूछी थी, ये भी एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, हो जाएगा, ठीक। कुछ भी नहीं है, टिल्डेन में NO+ में होता है, NO किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और Cl क्या है यहाँ पे माइनस में होता है, एनायन का काम करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकोल्स। Decolorization of KMnO for solution is used as a test for unsaturation, सॉरी। तो देखो भाई, जब आप कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को ऐड करेंगे एल्कीन्स में, तो इसमें क्या होगा, इसका कलर होता है पर्पल, ठीक, और ये कलर हो जाएगा डिसअपियर, ठीक। और डिसअपियर हो जाएगा तो हम इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं, फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये भी आपकी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की रिएक्शन है, और इसमें होता क्या है भाई, आपका विसिनल डाइओल बनता है।
जैसे आपने इथीन लिया तो इथीन में क्या होगा, दोनों कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लाइकोल। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा, इस पे OH आ जाएगा, इस पे OH आ जाएगा, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक, कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज एल्कीन टू कीटोन और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा फिर आपको। ओजोनोलिसिस में देखो क्या करते हैं भाई, ओजोनोलिसिस में ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है जिंक H2O की प्रेजेंस में, क्योंकि देखो यहां पे प्रोपिन की आपने रिएक्शन कराई तो ये बनेगा प्रोपिन ओजोनाइड, तो फिर इसमें ना ये यहां पे इनका ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब यहाँ पे जिंक किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है, तो ये जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे है ना, अब सिंपल मैं आपको सीधा प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, उधर उसको छोड़ दो, इधर आ जाओ। यहाँ पे O3ZnH2 अगर आपको लिख के दे तो आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो जब ब्रेक करेंगे एक इस तरफ ऑक्सीजन एक उस तरफ ऑक्सीजन, एक तो बन जाएगा आपका इथेनॉल और दूसरा बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे उल्टी रिएक्शन पूछ लेता। उल्टी कैसे भाई, ये आपको प्रोडक्ट दे दिया, बोल दिया प्रोडक्ट अगर ओजोनोलिसिस में ये बने हैं तो रिएक्टेंट क्या रहा होगा, तो आप एक काम करना, इन दो ये ऑक्सीजन हटाना और इन दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड बना देना। ठीक, जहां पे ऑक्सीजन लगे हैं तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, जैसे अब इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, सीधा प्रोडक्ट बना दो, ये बन जाएगा एसीटोन, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो उसमें ओजोनाइड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बस एक बार देख लो ओजोनाइड बन रहा है। ओजोनाइड कैसे बन रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं भाई, जब क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या करता है, ये बीच वाला पूछ लेता है, बच्चे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है भाई, एक काम करो, यहां से है ना ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हटेगा, ये तो ब्रेक होना है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऐसे जुड़ेंगे और दोनों एक कॉमन ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, बन गया इंटरमीडिएट। कौन सी बड़ी कहानी है, मान लो एग्जामिनर ओजोनाइड ही पूछ लेना कैसे बनेगा, बता देंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो, जब आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या करना, प्रोडक्ट वैसे ही बनाने हैं जैसे किसमें बनाए, बोलो भाई ओजोनोलिसिस में। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो। ठीक, तो ये बन गया एसीटोन, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो बनता है ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब फर्दर क्या है, ये KMnO4 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब भी एल्डिहाइड बनेगा उसको है ना, उसको क्या करता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। फर्दर ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, जहां पे CH बॉन्ड होगा ना उसको COH बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये COH बॉन्ड हो गया। अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते, अनस्टेबल होता है, इसलिए यहां से वाटर रिमूव होगा, इसलिए यहां पे वाटर रिमूव होगा ऐसे, ये H2 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, ये CO2 बच जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखो एसीटोन प्लस CO2 प्लस H2 बताया कि नहीं था। देखो कीटोन बनेगा और कीटोन के अलावा अगर एल्डिहाइड वगैरह बन रहा है तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। तो जितने भी वहां पे CH बॉन्ड आ रहे होंगे ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट में, उसको आप क्या बना देंगे, OH लगा देंगे, H की जगह OH बना दो। ठीक, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें आप क्या करेंगे, ये बन गया, तो अब आपका प्रोडक्ट वहां पे क्या बनता, ओजोनोलिसिस में ये बनता, तो CH बॉन्ड जो है वहां पे OH बना दो। और अगर कहीं पे कीटोन आ रहा है उसको एज इट इज छोड़ दो, कीटोन को डिस्टर्ब मत करो, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसमें यहां इधर भी ऐसा ही बनेगा, तो दो एसिटिक एसिड बन जाएंगे। देखो मेरा आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक, ऐसे बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो भाई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को पूरा एक चैप्टर पॉलीमर पढ़ना है, भले ही आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी इसने बता रखा है इथीन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब क्या करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीथीन बनेगा, और प्रोपिन का क्या बनेगा, पॉलीप्रोपिन बनता है। तो इन पॉलीमर्स को किसमें यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग बनाने में, स्क्वीज बॉटल बनाने में, रेफ्रिजरेटर, टॉयज, पाइप्स, रेडियो, टीवी कैबिनेट्स एटसेट्रा बनाने में। इसके अलावा जो प्लास्टिक बकेट बनाते हैं और करेट्स बनाते हैं, जो भी है ना, तो ये इतना काफी है। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका एल्कीन्स, एल्कीन खत्म हो गया।